हाय डेवलपर, स्वागत है आप सभी का मनीस्टेक सीरीज के इस 15th पार्ट में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट फीचर एपीआई के डेफिनेशन की, तो सिंपली आप इतना समझ लो कि ये एक ग्लोबल डेटा प्रोवाइडर है और इसको हम लोग एक प्रोजेक्ट में एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन गाइज आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है गाइज, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो आज मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करेगा, जिसको कि हम ब्राउजर पे जाके एंटर करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो गाइज, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रिएक्ट के प्रॉप डीलिंग फीचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट और ग्रैंड चाइल्ड की कंपोनेंट की हेल्प से इसको समझा था। ठीक है, तो गाइज, जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं ना, और उनको रिएक्ट का प्रॉप डीलिंग फीचर पढ़ना है, तो वो जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, अब इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर क्यों आया। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप लोग ये जान जाओगे कि रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर क्यों आया, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर क्या होता है ये आप लोग ऑटोमेटिकली जान जाओगे। ठीक है, तो देखो, उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जब भी हमें एक कंपोनेंट से डेटा को नेस्टेड लेवल चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना रहता था, मतलब लास्ट चाइल्ड में भेजना रहता था, तो जैसे मान के चलो, ये ऐप डॉट टी एस एक्स हमारा क्या है, सुपर पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक डेटा है यूजर नेम नाम से, जिसमें आशुतोष शर्मा लिखा है, और इसको हमें कहाँ भेजना है, ग्रैंड चाइल्ड वाले में। ठीक है, क्योंकि देखो, ऐप का जो चाइल्ड है वो पेरेंट डॉट टी एस एक्स है, और पेरेंट का जो चाइल्ड है वो चाइल्ड डॉट टी एस एक्स है, और चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड लेवल कंपोनेंट हो गया। तो जब भी हमें डेटा को ऐप डॉट टी एस एक्स से ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स में सेंड करना होता था, तो हम क्या करते थे कि हर एक कंपोनेंट में, जो हमारा इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, मतलब जो बीच में कंपोनेंट पड़ता है, उसमें डेटा को पास करना पड़ता था। जैसे कि ये देखो, जो हमारा जो ऐप डॉट टी एस एक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, पेरेंट को एज ए चाइल्ड पास किया गया है, और इसमें हम यूजर नेम को एज ए प्रॉप्स पास करते थे, और इस यूजर नेम को हम लोग पेरेंट में आकर के यहाँ पे गेट करते थे एज ए प्रॉप्स, और उस प्रॉप्स को, मतलब उस डेटा को फिर हम लोग कहाँ पास करते थे, चाइल्ड में एज अ प्रॉप्स। ठीक है, और उस डेटा को फिर हम लोग चाइल्ड में गेट करते थे एज अ प्रॉप्स, और उसके बाद फिर इस चाइल्ड वाले डेटा को, मतलब जो हमारा यूजर नेम वाला डेटा है, उसको ग्रैंड चाइल्ड में हम लोग एज अ प्रॉप्स पास करते थे। तो फाइनली हमें क्या होता था कि वो जो डेटा है, मतलब यूजर नेम वाला, वो हमें ग्रैंड चाइल्ड में मिल जाता था। ठीक है, देखो, यहाँ पे गेट कर लिया और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया। ठीक, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है ना, कि यही जो फीचर है ये प्रॉप डीलिंग वाला फीचर है, तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि भाई, अगर हमें कोई ऐप डॉट टी एस एक्स में डेटा है हमारे पास और उसको ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए, तो हम पेरेंट और चाइल्ड में अननेसेसरी डेटा को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी प्रॉब्लम को, इसी ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिएक्ट ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी हेल्प से, क्योंकि देखो, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है वो ग्लोबल डेटा प्रोवाइडर होता है। ठीक है, एक बार हमने उसमें कोई डेटा सेट कर दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, तो फिर उसमें उसको हम किसी भी नेस्टेड लेवल चाइल्ड में, चाहे वो कोई भी लास्ट चाइल्ड हो, मतलब ऐप डॉट टी एस एक्स से ग्रैंड चाइल्ड डॉट टी एस एक्स, या उसके अंदर भी अगर कोई ग्रैंड चाइल्ड है, तो उसमें भी हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें फीचर प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट एपी। तो गाइस, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैं इस जो रिएक्ट का प्रॉप डीलिंग वाला फीचर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले फीचर को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो देखो, सबसे पहले मैं पेरेंट वाला जो हमारा कंपोनेंट है, उससे मैं ये जो प्रॉप्स है हमारा, वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे प्रॉप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से भी हटा देता हूँ। और जो हमने एज ए प्रॉप्स चाइल्ड में भी पास किया था, उस चाइल्ड वाले में से भी हम प्रॉप्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ से भी हटा दिया, और इसके बाद जो हमने ग्रैंड चाइल्ड में प्रॉप्स पास किया है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से भी हटा दिया हम लोगों ने, और यूज़र को भी हटा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद देखो, फाइल सेव करेंगे, और अगर हम लोग ब्राउजर पे चल के देखेंगे, तो देखो, हमारे पास जो वेलकम आशुतोष शर्मा आ रहा था, वो चीज़ हट गया है ना, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एज अ प्रॉप्स के थ्रू पास हो रहा था। तो अभी हमने वो प्रॉप ड्रिलिंग वाली जो फीचर है उसको हटा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो, हम लोग एक काम करने वाले हैं कि प्रॉप डीलिंग को हटा करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और यहाँ पे मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे ये रहेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और कॉमा यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
गाइज ये जो क्रिएट काइंड कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट है ना, ये रिएक्ट में प्रीबिल्ड हुक है जिसको कि हमें रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हैंडल करने के लिए, है ना, मतलब उसको उस फीचर को अचीव करने के लिए। तो इस हुक के थ्रू हम जो है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले देखो इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ब्राउजर पे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे ब्राउजर भी अपडेट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट में जाएंगे और सबसे पहले मैं ना एक कंपोनेंट बनाता हूँ यूजर कंपोनेंट नाम से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो हमारा ग्लोबल डेटा प्रोवाइडर है उसका सेटअप कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ये ग्लोबल कंपोनेंट रहता है यूजर कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाले हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट का प्री बिल्ट हुक होता है तो हम लोगों ने रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जब भी हम इसको एक डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये उस डेटा को ग्लोबली स्टोर करता है ना, ताकि हम जो है कि किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज करके उस डेटा को गेट कर पाए, मतलब किसी भी नेस्टेड लेवल कंपोनेंट में हम उसको यूज करके डेटा को गेट कर पाए, ठीक है। तो देखो जब भी हम ये फंक्शन को यूज करेंगे ना, तो इसके अंदर हमें कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल डेटा आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चाहे वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, या एक स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, किसी भी टाइप का आप डेटा इसमें स्टोर करा सकते हो जो भी आपको ग्लोबली चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये जो यूजर कॉन्टेक्स्ट है गाइज, ये जो हमारा फाइल का नाम है देखो वही है, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमें कोई डेटा किसी भी कंपोनेंट में चाहिए होता है तो हमें उस चीज़ को, उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तभी हम उसको किसी दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू करके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। तो ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हो गाइज, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद देखो ये एक फंक्शन ब्रैकेट है, और जैसे ही हम इतना जो है लिखते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम इतना लाइन लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखो व्हेन एग्जीक्यूट दिस लाइन, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। सिंपली ये इंटरनली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बना देता है। दिस विल क्रिएट, ठीक है। अब ये इंटरनली, अब ये देखो एक इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोवाइडर, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोवाइडर हो गया, सॉरी ये नहीं, कॉमा करके यहाँ पे कंज्यूमर हो गया, ठीक है। देखो ये वाली जो लाइन है ना गाइज, ये जो इंटरनली ये क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ आपको समझने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो प्रोवाइडर है, जो PROVIDER, ये जो टेक्स्ट है, इसको ही आपको यूज़ करना पड़ता है, और इसमें जो है कि आपको वैल्यू पास करना पड़ता है। देखो जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस प्रोवाइडर का यूज करके हम लोग वैल्यू को सेट करते हैं प्रोवाइडर में पहले, उसके बाद हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि हम एक ही प्रोवाइडर ही हमारा है उसी से हम जो है कि वैल्यू को सेट करें। हम अलग अलग जो है कि की का यूज कर सकते हैं, है ना, वैल्यू को सेट करने के लिए। जैसे मान के चलो आप एक बार यूजर कॉन्टेक्स्ट मतलब बना दिए, ठीक है, मतलब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक बार आपने बना दिया। अब उसमें प्रोवाइडर में भी आपने जो है कि एक वैल्यू सेट कर दिया, उसके बाद कंज्यूमर में भी एक वैल्यू सेट कर दिया, उसके बाद आपको जितने भी मतलब वैल्यू चाहिए उसको आप सो ऑन करके यहाँ पे जो है कि स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपली इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो इसमें हम लोग एक, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट, ठीक है। तो हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू, मतलब ब्लैंक दे देंगे, इज इक्वल टू नहीं, एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे वैल्यू को हम लोग दे रहे हैं, तो करली ब्रेसेस के अंदर यूजर नेम कॉलन और अभी ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। ये देखो एक स्ट्रक्चर हमें इसको बताना पड़ता है कि हम इस तरीके का वैल्यू जो है कि पास करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि जो हमने प्रॉप डीलिंग वाला जो वैल्यू है ना, यूजर नेम, उसको पास किया था। तो सिंपल अभी आपको मैं एक स्ट्रिंग डेटा पास करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उसको ग्लोबली स्टोर करते हैं और फिर उसको गेट कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि यही आपका जो देख लो ध्यान से सिंटेक्स है यूजर मतलब जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं उसका, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू पास करते हैं ना, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं,
तो वो क्या करता है, ये जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के आगे जो हमारा ये वैल्यू को सेट कर देता है, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद फिर हम क्या करने वाले हैं कि फिर हम चलते हैं ऐप डॉट टी एस एक्स में, और यहाँ पे देखो जो ये हमारा यूज़र नेम है ना, आशुतोष शर्मा, इसको अनकमेंट कर लेते हैं, और अनकमेंट करने के बाद और ये जो यूज़र नेम देखो वही वाला यूज़र नेम यहाँ पे भी है ना। तो जो सीक्वेंस है गाइस देखो मैं ये सेम रख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक। तो अभी देखो यूज़र नेम आपको दिख रहा है। अब देखो उस वाले यूज़र कॉन्टेक्स्ट वाले जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे ऐप डॉट टी एस एक्स में इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इम्पोर्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कंपोनेंट यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद क्योंकि देखो ऐप जो डॉट टी एस एक्स है ना वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब भी आप इसको किसी भी वैल्यू को सेट करोगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो आपको हमेशा सबसे पेरेंट वाला जो कंपोनेंट है उसी में वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो प्रॉब्लम करेगा। तभी ना आप उसको जो है कि नेस्टेड लेवल मतलब सबसे लास्ट वाले चाइल्ड में भी उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो जो सबसे पेरेंट वाला कंपोनेंट है वो हमारा ऐप डॉट टी एस एक्स ही है अभी, ठीक। तो इतना करने के बाद अब देखो इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे पहले रैप करते हैं, ठीक है। देखो ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है उसको भी हम लोग एज अ टैग यूज़ करते हैं, और देखो यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि प्रोवाइडर का यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको दिखाया था ना कि जब भी हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रोवाइडर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट होता है ये हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम जो है उस प्रोवाइडर को यूज कर पाएँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर को यूज कर लिए। अब इसको देखो इसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ये ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने पेरेंट कंपोनेंट को इसको रैप करना, इसके अंदर रखना पड़ता है, मतलब रैप करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो क्लोजिंग वाला है उसको कट करके सबसे नीचे मतलब पेरेंट के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो भी हम डेटा पास करेंगे यहाँ पे वो पेरेंट के लिए भी एक्सेसिबल होगा, और पेरेंट के अंदर जितने भी नेस्टेड लेवल चाइल्ड कंपोनेंट है सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तो ये हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखा है, ठीक है। अब उसमें अभी हम लोग वैल्यू पास करेंगे, देखो कैसे वैल्यू पास करते हैं। देखो ये जो प्रोवाइडर है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो वैल्यू इज इक्वल टू ये डबल करली ब्रेसेस, आप लोग देखो डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, यूजर नेम, ठीक है, NAME नेम, ठीक है। अब ये जो यूजर नेम है ये वही यूजर नेम है जो हमने ऊपर देखो यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू आशुतोष शर्मा डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो देखो सिंपल सिंपल है कि ये जो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है इसके अंदर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पास कर देना है, मतलब यूजर नेम वाली वैल्यू को पास कर देना है। तो ये हमारा ग्लोबली सेट हो जाता है वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारा ग्लोबली वैल्यू सेट हो गया इसके अंदर। अब ये जो जब भी हम इसको यूज करेंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट को कहीं पे भी, ठीक है, तो हमें जो है प्रोवाइडर वो वाली वैल्यू उठा करके दे देगा, मतलब किसी भी कंपोनेंट में दे देगा जो हमें यहाँ पे पास किया हुआ मतलब सेट किया हुआ, ठीक है। तो देखो इतना हो गया। अब इसके बाद देखो ये तो हमारा प्रोवाइड यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला जो चीज़ है वो सेट हो गया, ठीक है। मतलब हमने वैल्यू को सेट कर दिया एज अ ग्लोबल लेवल पे, और उसके बाद हम देखो इसमें इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, मतलब अब उस वैल्यू को हम ग्रैंड चाइल्ड मतलब देखो पेरेंट में और चाइल्ड में हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम फिलहाल के लिए मतलब फिलहाल के लिए क्या सबसे लास्ट वाले नेस्टेड कंपोनेंट में इंपोर्ट करके मतलब उस वैल्यू को गेट करके आपको दिखाता हूँ जो हमने वहाँ पे ग्लोबली पास किया हुआ, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखो एक गाइज एक नया हुक है ना। जैसे मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि हमारे पास दो हुक होता है, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जिससे कि हम ग्लोबल डेटा को सेट करते हैं, और एक हमारा हुक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट जिससे कि हम उस डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, ये भी रिएक्ट से हमारा होगा, है ना, रिएक्ट का ये भी डिफॉल्ट हुक है तो ये रिएक्ट से ही इंपोर्ट होगा। अब इस यूज कॉन्टेक्स्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखो उससे पहले हमें यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस वाले यूजर कॉन्टेक्स्ट को, ठीक। क्योंकि सारा डेटा तो हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट में ही सेट है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर आएंगे, ग्रैंड चाइल्ड वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे यूज यूजर नेम इज इक्वल टू, अब देखो यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब वो जो हुक है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट वाला उसको यूज करेंगे और यूजर कॉन्टेक्स्ट को उसमें पास कर देंगे, ठीक है। देखो अब यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा ग्लोबल डेटा को कंटेन किया हुआ, ठीक है।
और उस डेटा को हमें यूज कॉन्टेक्स्ट वाली एपीआई मतलब हुक से उसको हमें गेट करना है, ठीक है। जब तक ये यूज कॉन्टेक्स्ट हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उससे गेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना करने के बाद अब जो ये यूजर नेम है इसको हमें क्या करना है, गेट करने के लिए सब ये करली ब्रेसेस के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट किया था, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। तो सिंपली देखो यूजर नेम यहाँ पे गेट हो गया हमारे पास। और गाइस देखो जो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब डेटा का की क्रिएट किया था, मतलब की जो है क्या है, हमारा यूजर नेम ही तो है। उसी के थ्रू तो उसी में तो हम लोग डेटा यूजर आशुतोष शर्मा को उसी में तो मतलब असाइन कर रहे थे ना, मतलब तो वो जो यूज़र नेम है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और कोई अगर आप वेरिएबल देते हो तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपली देखो आपने यूज़र नेम यहाँ पे वेलकम यूज़र नेम लिख दिया। इतना करने के बाद अब आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो वेलकम आशुतोष शर्मा आ गया, ठीक है। तो है ना, देखो कितना सिंपल कि हमने जो है कि एक ग्लोबल डेटा क्रिएट किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से, और उसको फिर डायरेक्टली जो है हम लोगों ने चाइल्ड कंपोनेंट में गेट भी कर लिया, ठीक है। इसमें देखो पेरेंट और जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है बीच में आ रहा था वो इन्वॉल्व नहीं है ना, उसकी हमें कोई अब जरूरत नहीं है। तो देखो ना तो हमने पेरेंट में कुछ किया है ना चाइल्ड में कुछ किया है, सिंपली हमने डायरेक्टली जो है ग्रैंड चाइल्ड वाले डेटा में डेटा को गेट कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना मैं आपको चाइल्ड कंपोनेंट में भी इस डेटा को थोड़ा गेट करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो देखो जो भी हमने वहाँ पे लिखा है ग्रैंड चाइल्ड वाले में, सारा कुछ हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक टैग ले लेता हूँ, h3 ले लेता हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज अ करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने ये यूज़र नेम पास कर दिया, ठीक है। अब देखो ब्राउज़र में जाएंगे, देखो यहाँ पे भी हमारा आशुतोष शर्मा आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी नेस्टेड लेवल कंपोनेंट में अगर अब हमें ये डेटा चाहिए मतलब यूज़र नेम वाला, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली। अब देखो सिंपली हम उसको रिवर्ट बैक कर देंगे, और यहाँ पे देखो अब देखो गाइज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो ये आशुतोष शर्मा था ये तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा मतलब सेट करना है एज अ ग्लोबल लेवल पे, तो आप उसको कैसे सेट करोगे, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा प्रोफाइल डेटा, और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको देता हूँ नेम, सॉरी इसको फुल नेम दे देता हूँ, क्योंकि नेम जो होता है ना गाइज वो हमारा एक की होता है ना। जैसे आप कोई भी इनपुट टैग लिखते हो तो उसमें नेम आपका जो डिफ़ॉल्ट वो होता है, ठीक है, नेम आपका डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे मैंने फुल नेम ले लिया, उसके बाद एज ले लेंगे, एज इज जो कॉलन 29, और उसके बाद जेंडर में हम लोग क्या लिखेंगे, मेल पास कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इसमें हम लोग प्रोफाइल डेटा पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रोफाइल डेटा, देखो आप ये सोचोगे कि यार जब तक हम लोगों ने स्ट्रिंग पास किया था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये हमें देखो यहाँ पे एरर थ्रो करने लगा। किस चीज़ का एरर है ये पता है आपको, ये जो है हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नो प्रॉपर्टी, और प्रोफाइल डेटा डज नॉट एग्जिस्ट टाइप यूजर नेम स्ट्रिंग, मतलब प्रोफाइल डेटा जो ऑब्जेक्ट है वो यूजर नेम मतलब स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट को भी हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली देखो ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको हम लोग पहले एक वो टाइप इसका डिफाइन कर देते हैं कि किस टाइप का हमारा डेटा है, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हम लोग क्या, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले उसका हमें नाम लिखेंगे, ठीक है, यूजर कॉन्टेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो ये उसका नाम हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कीवर्ड से उसको टाइप बता दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखो जो हमने वहाँ पे जिस टाइप का भी डेटा हमने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो app.tsx में हमने प्रोफाइल नाम का डेटा क्रिएट किया था प्रोफाइल डेटा, उसी सेम टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसका कौन कौन सा उसमें जो टाइप है ना, उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो प्रोफाइल डेटा इज डेटा, और उसके बाद कॉलन लगा करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फुल नेम, ठीक है। तो देखो फुल नेम क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग दे देंगे कि फुल नेम हमारा स्ट्रिंग है। और उसके बाद उस एज दिया हुआ है, एज हमारा क्या है, वो नंबर है।
तो उसका भी हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया यहाँ पे। और एक हमारा जेंडर है, जेंडर का भी हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया, जिसका नाम है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब उस यूजर कॉन्टेक्स्ट टाइप को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको ओपन क्लोज करते हैं और उसी में जो यूजर कॉन्टेक्स्ट टाइप है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, समझ जाता है कि जो भी वहाँ से डेटा सेट हो रहा है, मतलब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जो भी डेटा हम लोग वहाँ से सेट कर रहे हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं, उसका जो टाइप है वो इसी टाइप का है, ठीक है। कि उसमें फुल नेम भी है, एज भी है, जेंडर भी है, और उन तीनों को किस किस टाइप का डेटा है वो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने उसको पास कर दिया, ठीक। तो देखो अब जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग भेज रहे थे, है ना, क्योंकि यूज़र नेम जो हमारा था वो स्ट्रिंग में जा रहा था। तो अब इसको हमने जब ऑब्जेक्ट बना दिया है तो सिंपली हमें सेम टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, है ना। और देखो इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट जो है इस तरीके से दे देंगे कि फुल नेम में हमने एज अ स्ट्रिंग है हमारा, तो हमने डबल कोट से उसको सिर्फ सेट कर दिया कि इसमें स्ट्रिंग आने वाला है, ठीक है। मतलब सेट होगा। और उसके बाद एज में हमारा नंबर है तो डिफ़ॉल्ट नंबर जो है हमारा वो 0 हो जाता है, और जेंडर में हमारा जो मेल है उसको भी हम लोग एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमा कॉमा कर देंगे, ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो सारा कुछ सेट हो गया हमारा, है ना, कोई भी एरर दिख नहीं रहा है अभी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ग्रैंड चाइल्ड में चलते हैं और यहाँ पे जो यूज़र नेम है उसके जहाँ पे क्या दे देंगे, प्रोफाइल डेटा, है ना। क्योंकि पहले हमारा यूज़र नेम था, अब यहाँ पे जो हम लोग डेटा सेट किए हैं वो प्रोफाइल डेटा नाम से सेट किया है। तो जो सेट करेंगे उसी को तो गेट कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे प्रोफाइल डेटा हम लोगों ने गेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग प्रोफाइल डेटा को सेट यहाँ पे यूज़ कर लिया। लेकिन देखो गाइज, अब जो प्रोफाइल डेटा है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोफाइल डेटा के अंदर भी हमारा क्या है, की पड़ा हुआ है। तो जो हमारा की है, जैसे फुल नेम है, एज है और जेंडर है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे गेट करनी है उसका की हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सिंपली देखो उतना करने के बाद हमारा सारा कुछ आ गया कि वेलकम आशुतोष शर्मा, वेलकम 29 और वेलकम मेल, ठीक है। तो देखो आई होप कि आपको गाइज ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो सिनेरियो है, जो हम लोग वैल्यू को गेट सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है गाइज तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर। सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई फीचर समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड भी परफॉर्म करते हैं। सो गाइस कोई भी वीडियो आप इस सीरीज का मिस मत करना, और अगर भी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।